Hello, welcome to the Khan Law Studies. पिछले ट्यूटोरियल्स में एविडेंस की परिभाषा डिस्कस की गई. Some types of evidence also were discussed. Other types of evidence we shall discuss today. First, the type of evidence, direct evidence, and the second है indirect or circumstantial evidence. Direct evidence. What is direct evidence? Direct evidence is a statement of a witness which proves the matter in point directly. ऐसे गवाह जिसने घटना को स्वयं देखा हो, who perceived the materials by his senses, जिसने स्वयं सुना हो, देखा हो, महसूस किया हो. महसूस किया में परसीव में नहीं आएगा, लेकिन देखना और सुनना ये दो सेंसेस ऐसी हैं. अगर किसी गवाह ने किसी घटना को देखा है या कोई शोर करता हुआ कोई क्राउड आया है, उस क्राउड के नारे क्या लगा रहा था वो सब उसने स्वयं सुना है. ऐसे नारे जो कि अपराध को भड़काने वाले, तो ये साक्षी अगर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना बयान देते हैं तो इनकी साक्ष्य जो है उससे हम कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस. डायरेक्ट एविडेंस is evidence which proves the matter in dispute directly without any aid or without any inference from the other facts. The direct evidence is used against hearsay evidence. What is hearsay? किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कही गई बात आकर के कोई दूसरा व्यक्ति न्यायालय में साबित करे तो कहा जाएगा ये अनुश्रुति साक्ष्य है या ये सुनी सुनाई बात है. Hearsay evidence is not admissible in evidence, but there are two exceptions. Number one, section 32, dying declaration, statement of a deceased person before his death. डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूफ करने के लिए अगर किसी गवाह को पेश किया जाता है जिसने वो कथन करते हुए उस मृतक को सुना था, और जब न्यायालय में ऐसा गवाह आकर के उस कथन को साबित करता है तो ऐसे गवाह का कथन जो होता है वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है. इसी तरह सेक्शन 33 में कुछ व्यक्तियों के स्टेटमेंट हैं जो कि एडमिसिबल हैं, लेकिन ये सब के सब सेकेंडरी एविडेंस हैं कि बोथ आर हियरसे एविडेंस. सेकेंड पॉइंट आता है कि जो डायरेक्ट एविडेंस है इट इज यूज्ड इन टू सेंसेस, एज अपोज टू हियरसे एविडेंस and as opposed to circumstantial evidence. जैसे कहा गया कि डायरेक्ट एविडेंस proves the matter in suit directly without aid, without inference of other facts. जैसे आई विटनेस, injured itself, they are all direct witness. Otherwise, circumstantial evidence से भी किसी फैक्ट इन इशू को साबित किया जा सकता है, जिसे हम इनडायरेक्ट एविडेंस कहते हैं. बट डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट एविडेंस proves the matter in suit directly without aid, without the interference of the other facts. Whereas
The circumstantial evidence does not prove the matter in suit or matter in issue directly, but it establishes an inference. It can draw an inference as to the guilt of the accused, as to the matter in issue. Therefore, it is also called presumptive evidence. यानी ये हो सकता है किसी कल्पना पर आधारित हो। तो जहाँ तक प्रत्यक्ष साक्ष्य है वो विवादक तथ्य को बिना किसी सहायता के साबित कर सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष या परिस्थिति साक्ष्य सिर्फ एक अनुमान ही प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि अदर विटनेस के बयानात, अदर मैटर्स जो कोर्ट के सामने हैं, उसकी मदद से अक्यूज की गिल्ट को साबित कर सकते हैं या मैटर इशू को ये प्रूफ कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन से हम इसको समझ सकते हैं। ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी। ए पर बी की हत्या का आरोप है। परीक्षण के दौरान ड्यूरिंग ट्रायल सी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट एज ए विटनेस। सी स्टेटमेंट क्या देता है? He saw the accused running away from the place of murder with the stained knife in his hand. क्या देखा है? गवाह ये बयान देता है कि उसने देखा कि ए जो है हत्या के स्थान से अपने हाथ में एक खून से रंगा हुआ चाकू लेकर के भाग रहा था। ये एक परिस्थिति इसने देखा। ये परिस्थिति साक्ष्य यदि घटना के तुरंत बाद ये देखता तो सेक्शन 6 में ये रेलेवेंट हो जाएगा एज ए रेस जेस्टा। याद कीजिएगा, ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी घटनाएं जो घटना के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बन जाए, उस घटना का हिस्सा बन जाए, अगर ये ऐसा स्टेटमेंट है देन it will be relevant under section 6 of the evidence act. Otherwise ये स्टेटमेंट जिसका है ये एक परिस्थिति बताता है। इससे ये अनुमान निकल सकता है कि ए हत्या करने के पश्चात वो हथियार लेकर के वहां से भाग रहा था। हो सकता है दूसरी एविडेंस आए और इसका खंडन भी हो जाए कि नहीं, हत्या किसी और ने की, इसने उससे हथियार उसका छीना और लेके जा रहा था सूचना देने। इसलिए ये जो परिस्थिति साक्ष्य है ये निश्चयात्मक कंक्लूसिव नहीं होती। इस संबंध सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ जो है, हमने इसमें लिखा है शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। शरद स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और तमाम केसों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गोल्डन प्रिंसिपल तय किए हैं। परिस्थिति साक्ष्य की स्क्रूटनी कैसे की जाएगी? नंबर 1 कि वो परिस्थितियां, वो तथ्य जिससे कि कोई निष्कर्ष, कोई अनुमान निकाला जाना है, उन तथ्यों को फुल्ली इस्टेब्लिश होना चाहिए, उन तथ्यों को फुल्ली साबित किया जाना चाहिए, उन तथ्यों पर की पूरी स्क्रूटनी होगी। सेकंड पॉइंट है that the all facts should be consistent with the hypothesis of the guilt of the accused. ये तथ्य कैसे होने चाहिए? एक ही परिकल्पना होनी चाहिए। इन तथ्यों का आधार पर एक ही कल्पना की जा सकती है, एक ही तथ्य परिकल्पित किया जा सकता है, प्रिज्यूम किया जा सकता है। वो प्रिजम्पशन क्या है? द accused is guilty। आगे बताया गया है कि ये जो तथ्य साबित होने चाहिए, इनका नेचर क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी कंक्लूसिव। इसका नेचर, इसके पर कंक्लूसिव, जैसे एविडेंस में डिसाइड किया गया है व्हाट इज कंक्लूसिव प्रूफ। तो नेचर क्या है? निश्चयात्मक होना चाहिए। और लास्ट में ये बात कही गई है कि ये जो तथ्य है, जो फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स किसी दूसरी परिकल्पना को जन्म नहीं देना चाहिए।
यानी जो तथ्य, जो फैक्ट्स इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, दे मस्ट एक्सक्लूड ऑल अदर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट। ये 4 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट भी लोग लिखते हैं कि ये बेसिक लॉ है शरद वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कि इस परिस्थिति साक्ष्य को स्क्रूटनी के लिए क्या गोल्डन प्रिंसिपल यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद हम देखे हैं कि बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिसे हम कहते हैं कि एविडेंस है, जैसे वेदर एफिडेविट इज एविडेंस। जनरल रूल अभी तक यही था कि एफिडेविट क्या है, इट इज एन स्टेटमेंट ऑन ओथ बाय ए पर्सन before a magistrate or before other person, before other officer authorized by the court. But it has been held it is not a piece of evidence. But now there are some provisions are made in Civil Procedure Code. Civil Procedure Code में ये एविडेंस के चैप्टर में अब इंट्रोड्यूस करा दिया गया है कि एग्जामिनेशन इन चीफ शैल बी गिवन ऑन एफिडेविट ऑफ ऑल द विटनेसेस। सेक्शन 137 एविडेंस एक्ट में एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है और जनरली ये कहा जाता रहा है कि ये अपने आप में स्टेटमेंट एविडेंस नहीं है। लेकिन जब किसी गवाह को कोर्ट परमिट करती है कि वो न्यायालय के सामने स्टेटमेंट दे, उस गवाह को अगर समझती है कि उसका स्टेटमेंट रेलेवेंट है, रेलेवेंट पॉइंट पर वो स्टेटमेंट दे सकता है, और जब कोर्ट परमिट कर देती है तो नाउ दैट स्टेटमेंट बिकम द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड एंड इट बिकम्स एविडेंस। तो ये डिफरेंस आया है कि जनरली एफिडेविट्स आर नॉट पीस ऑफ एविडेंस। Now, prosecutrix, the statement of prosecutrix, यानी ऐसी महिला जिस पर का शोषण किया गया है, सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, जो कि इंजर्ड भी है और ये इमोशनल भी इंजर्ड है, तो ऐसे इसके स्टेटमेंट को कहा गया है कि ये हायर पेडेस्टल पर है, ये ज़रा ऊंची पायदान पर है, इसके स्टेटमेंट को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इंजर्ड भी है और इमोशन भी इसके अफेक्ट हुए हैं। तो इसकी वैल्यू जो न्यायालय में कहा गया कि इसे न्यायालय कंसीडर करेगी। कोर्ट ने कहा है कि ये जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है जी, जो कि वादी भी हो सकती है या जिस पर अत्याचार किया गया है या सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, ये जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है इट इज़ नॉट लाइक एक्कम्प्लिस, ये सह अपराधी नहीं है। सेक्शन याद कीजिए, सेक्शन 133 ऑफ द एविडेंस एक्ट, वहाँ रूल ऑफ कॉशन दिया गया है कि सह अपराधी की साक्ष्य का गोल्डन प्रिंसिपल ये है कि दैट मस्ट बी कॉर्बोरेटेड बाय अदर एविडेंस, कि सह अपराधी का स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट है जो अपने अन्य अपराधियों को फंसाने के लिए और अपने बचाने के लिए स्टेटमेंट दे सकता है। इसलिए उसकी बात को रिलायबल मानने के लिए, उस पर ट्रस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि सह अपराधी की साक्ष्य का कार्बोरेशन या संपोषण अन्य साक्ष्यों से कराया जाए। लेकिन जो कोर्ट ने हेल्ड किया है, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स की एविडेंस है, यह सह अपराधी की बराबरी पर नहीं है, ये हाई लेवल पर है, इसलिए इसका कार्बोरेशन जरूरी नहीं है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एविडेंस ऑफ ए प्रोसिक्यूट्रिक्स। नाउ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 CRPC,
जब प्रोसिक्यूशन की साक्ष्य पूरी हो जाती है, आफ्टर द completion of the evidence of the prosecution, there is a provision under Criminal Procedure Code under section 313 कि एक्यूज को बुलाया जाएगा और एविडेंस में जितने भी इनक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंसेज अगेंस्ट अक्यूज्ड है वो उसे बताया जाएगा कि देखिए गवाह ए ने आपके खिलाफ ये कहा, गवाह बी ने आपके खिलाफ ये बयान दिया। इनक्रिमिनेटिंग सारी सर्कमस्टेंसेज उसे बताई जाएगी और उसका उससे उत्तर लिया जाएगा, आंसर लिया जाएगा, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा कि उन परिस्थितियों के बारे में उसका क्या कहना है, और उस स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा और गवाह की अभियुक्त की दस्तखत भी कराए जाएंगे। इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड, वेदर इट इज़ ए पीस ऑफ एविडेंस, नो, बिकॉज the statement of accused under section 313 is not recorded on oath. First, कि ये स्टेटमेंट जो जवाब जो दे रहा है ये किसी शपथ पर नहीं दे रहा है। इसकी वैल्यू क्या है? जैसा कि हमने देखा कि 313 का जो स्टेटमेंट है, as far as possible it may be taken as admission of accused, क्योंकि सेक्शन 313 में स्टेटमेंट के बाद देयर इज अ प्रोविजन फॉर द एविडेंस फॉर द डिफेंस कि नाउ अक्यूज को अवसर दिया जाएगा कि वो अपनी सफाई में अगर गवाह पेश करना चाहे तो पेश कर सकता है। तो 313 स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन एविडेंस। कम ऑन, इंटरेस्टेड विटनेस, ऐसे साक्षी जो किसी के रिलेशन में है या कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट है, मैटर से रिलेटेड है, इनके बारे में कहा गया है कि इंटरेस्टेड विटनेस का जो स्टेटमेंट है, इट रिक्वायर्स स्क्रूटनी विथ मोर कॉशन बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड। इट कैन नॉट बी डिस्कार्डेड ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट ही इज इधर पार्टिसान एविडेंस विटनेस, बल्कि इसकी स्क्रूटनी की जाएगी, इसकी सच्चाई को खंगाला जाएगा, इसके ट्रस्टीवर्दीनेस को देखा जाएगा। अगर कोर्ट इवैल्यूएट करती है कि इसकी एविडेंस ट्रस्टवर्दी है और मे बी कॉर्बोरेटेड बाय अदर विटनेसेस also, then the statement of interested person cannot be rejected. Come on आगे, the child witness, very important. द चाइल्ड विटनेस, चाइल्ड विटनेस के बारे में हम आपको ले चलेंगे सेक्शन 118 एविडेंस एक्ट। व्हाट इट सेज, ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसीडर्स दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम। जनरल लॉ क्या है? ऑल द पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस दे आर प्रिवेंटेड from understanding the question put to them and from giving rational answers to those questions. दो शर्तें हैं कि क्या उसे जो सवाल किया जा रहा है वो उस प्रश्न को समझ पा रहा है और उसका जो तार्किक जवाब, रैशनल आंसर दे पाने के सक्षम है। पहली बात, वजह क्या बताई कि ये कब इनकॉम्पिटेंट क्यों माने जाएंगे? बाई टेंडर ईयर्स, बहुत कम एज के हैं, चाइल्ड है, या एक्सट्रीम ओल्ड एज, बहुत बूढ़ा आदमी है, उसकी मेमोरी ख़राब हो सकती है, डिजीज़, कोई ऐसी बीमारी है, चाहे वो मानसिक तौर पर बीमार हो चाहे शारीरिक तौर पर बीमार हो। अगर ये चार चीज़ें की वजह से वो प्रश्नों को समझ नहीं पा रहा है और रैशनल आंसर नहीं दे पा रहा है तो नाउ दे आर नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस। तो चाइल्ड विटनेस को भी हम स्क्रूटनी करेंगे, बिकॉज क्या कहेगा चाइल्ड विटनेस के बारे में? स्क्रूटनी क्यों की जाएगी? चाइल्ड विटनेस जो होता है
इसके बारे में कहते हैं चाइल्ड विटनेस जो है बहुत आसानी से इसे सिखाया पढ़ाया जा सकता है। यानी ये इसे ट्यूटर्ड किया जा सकता है, इसे डराया जा सकता है, इसे धमकाया जा सकता है, इसके माँ बाप को धमकी दी जा सकती है। इस पर जो न्यायालय के निर्णय हैं उसके हिसाब से कि इस पर न्यायालय अपनी एक्सपर्टाइज से, अपनी एबिलिटी से उसके एविडेंस को इवेल्युएट करेगा और न्यायालय इवेल्युएट करने के बाद अगर इस निष्कर्ष पहुंचता है द चाइल्ड इज नॉट ट्यूटर्ड, ये ट्यूटर्ड चाइल्ड नहीं है और इसकी बात में सत्यता है, तो बहुत रूल ऑफ कॉशन यहाँ पर है। यहाँ पर स्क्रूटनी की जाएगी और ये देखा जाएगा, पहला जैसा सेक्शन 118 कहता है कि क्या ये प्रश्नों को समझ रहा है। चाइल्ड विटनेस के स्टेटमेंट के पहले इसीलिए बहुत से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि देखिए वो प्रश्न समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। अगर प्रश्न समझता है और उसका एक लॉजिकल आंसर देने में सक्षम है तब न्यायालय अनुमति देती है कि उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। ये स्क्रूटनी है। अगर वो प्रश्न ही नहीं समझ पा रहा, जवाब कुछ का कुछ दे रहा है, नाउ ही इज प्रिवेंटेड विटनेस, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये सक्षम साक्षी फिर नहीं रह जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, डॉक्यूमेंट इलीगली प्रोक्योर्ड। हमने देखा कि पेपर में आया कि क्या ऐसे डॉक्यूमेंट में दी गई विटनेस जिसे चोरी से प्राप्त किया गया हो, अवैध ढंग से उसे ऑब्टेन किया गया हो, तो इस ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर आधारित एविडेंस के बारे में क्या ला है। इसके बारे में कहा गया है, क्लियर है कि प्रोक्योरमेंट और इम्प्रॉपर और इलीगल मीन्स अगर किसी डॉक्यूमेंट के किसी ने हासिल कर लिया है तो ऐसे डॉक्यूमेंट अगर वो एविडेंस की श्रेणी में आते हैं तो उसकी एडमिसिबिलिटी पर कोई बार नहीं है। सवाल इट इज वेदर इट इज रेलेवेंट और वेदर इट इज प्रूव्ड। इफ द एविडेंस इट्स एविडेंस इज एडमिसिबल देन देयर इज नो बार। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है कि अवैध ढंग से, इम्प्रॉपर ढंग से प्राप्त किए गए डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर कोई साक्ष्य दी गई है तो उस साक्ष्य की वैल्यू क्या होगी, तो वो एविडेंस ग्राह्य होगी, एडमिसिबल होगी, रिजेक्ट नहीं होगी। इसके अलावा भी हम बहुत से पॉइंट हैं जो अलग से ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमने जो स्टार्ट किया था कि पहले बताया आपको टाइप्स ऑफ एविडेंस में, रिकैप कर लें। डायरेक्ट एविडेंस, प्रत्यक्ष साक्ष्य जो कि वादक तथ्य को, फैक्ट इन इशू को डायरेक्टली प्रूव करती है विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फैक्ट्स, जैसे आई विटनेस। नंबर 2, इनडायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस के बारे में कहा जाता है कि इट इज अपोज टू द हियरसे एविडेंस। प्रत्यक्ष साक्ष्य जो है ये अनुचित हियरसे एविडेंस के अगेंस्ट है और इट इज अपोज टू द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है ये भी हमने बताया आपको कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है डायरेक्ट एविडेंस के को जो हम देखते हैं तो डायरेक्ट एविडेंस तो किसी मैटर को डायरेक्टली प्रूव करने की सक्षम रहता है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो किसी तथ्य को ही साबित कर सकता है और ऐसा तथ्य जिस पर मात्र अनुमान, इन्फरेंस ड्रा किया जा सकता है कि उसकी गिल्ट की या किसी अन्य मैटर की। यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डायरेक्टली प्रूफ नहीं करता, इसीलिए इसे हम इनडायरेक्ट एविडेंस कहते हैं। फिर हियरसे एविडेंस के बारे में भी बताया हमने कि हियरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। देयर आर 2 एक्सेप्शंस।
सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33 इंडियन एविडेंस एक्ट। अदर एविडेंस के बारे में बताया गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफिडेविट, द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूटिक्स, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 CRPC, इंटरेस्टेड विटनेस, चाइल्ड विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स इलीगली प्रोक्योर्ड। आई होप कि आपको ये मैटर समझ में आया होगा। यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी राय लिख सकते हैं या अपने प्रश्न पुट कर सकते हैं। थैंक यू।